कर्मभूमि थी, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि थी। अगर ऐसी स्थिति में वहां से चुनाव लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन उन्होंने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता को वोट दिया जो 40 साल से उसकी वफादारी का सिला उसको दिया, और आज वो 1 लाख से ज्यादा की लीड लेके अभी चला हुआ है। तो ये जरा मेरठ को समझाइए अंकित, जरा ब्रजेश से जरा मेरठ में राम गोविल चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, वहां से उनको राम भी कहा जाता था प्रभु, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? आपने तो नाम ही बदल दिया। लेकिन आप ये देखिए, इतनी नेक टू नेक फाइट। वेस्टर्न यूपी का एक ट्रेंड देखिए आप, नगीना सुरक्षित, कोई ऐसी जो तमाम गठबंधन, तमाम शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद एक निर्दलीय प्रत्याशी 1 लाख के वोट से लीड ले रहा है, चंद्रशेखर रावण जिसको कहते हैं। और मेरठ से अरुण गोविल राम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको सुनीता वर्मा बहुत तगड़ी फाइट दे रही हैं, बार बार कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। 10,000 से लगभग से शायद अब अरुण गोविल आगे हो गए, लेकिन बीच बीच में अभी थोड़ी देर पहले हमने जब वहां से पता किया मेरठ से, तो वहाँ जो सुनीता वर्मा थी वो 6,000 वोट से आगे थी। अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन इतनी टाइट फाइट, नेक टू नेक फाइट है जी, बहुत नेक टू नेक फाइट है। और इसके अलावा चंदौली की सीट महेंद्र नाथ पांडे, उनको वीरेंद्र सिंह, इतनी नेक टू नेक फाइट है, कभी 600 से आगे, कभी 500 से। सेम चीज कानपुर में चल रही है। कानपुर बीजेपी की सीट मांगी जाती थी, आलोक मिश्रा और जो रमेश अवस्थी जी के बीच में जो फाइट चल रही है, कभी 2,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं, कभी 2,000। प्रदेश लेवल पे इतना टफ जो लड़ाई है, जो वो मेरे ख्याल से मैंने पहली बार अपने जीवन में अंकित, जरा पूर्वी भारत को भी समझना है, तो अनिल शाही वहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, तो रचना के जरिए जरा उनसे भी बात कीजिए आप। बिल्कुल सर, क्या स्थिति है पूर्वी भारत की? कई सारे समीकरण, बहुत सारे समीकरण जो लगातार बदलते जा रहे हैं, पूर्वी भारत की क्या स्थिति? मैं परिणाम जो आ रहे हैं मैं उस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो रुझान है उसमें जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन को काफ़ी लीड मिली है, जो बहुत पीछे हुआ करती थी। अभी तत्काल की बात है कि सम्राट चौधरी मिलने गए हैं नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार ने मना कर दिया, उनसे मिलने से मना कर दिया। तो इसको आप बड़े परिदृश्य में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर मना क्यों किया। सम्राट से वो नहीं मिलना चाहते हैं। शरद पवार पीसी करते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार से हमारी कल मुलाकात होगी, बैठक में बातचीत होगी। तो ये बातचीत को बड़ी दूर तक देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, या फिर जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि चिराग पासवान भी इस बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को बदलें, क्योंकि पीछे उन्होंने देखा था कि उन्होंने, बीजेपी ने उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया था, पशुपतिनाथ पारस को साथ लिया था, उनको मंत्री पद दिया था। कालांतर में वो परिस्थितियां बदलती हुई दिखी तो चिराग पासवान को फिर वापस ले लिया। तो अगर इन सब चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो राजनीतिक परिदृश्य कब क्या बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और उधर चंद्रबाबू नायडू दक्षिण के बड़े खिलाड़ी, आप क्या चाहते हैं अनिल शाही, जरा समझाइए आप। चिराग पासवान जो खुद को बीजेपी का मतलब हनुमान बताते रहे हैं, इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक अचानक से बन जाएंगे वो, उधर चले जाएंगे? सर राजनीति में कोई नहीं, रामविलास पासवान सबसे बड़े दूसरा ये, आप टीडीपी की बात एक मिनट, टीडीपी की बात आप कर रहे थे। नायडू साहब ने कह दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं। ये खबर भी आपको दे दूं, उन्होंने खुद ऑफिशियली ऐलान किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह उनके साथ गए थे, बाकायदा गुलदस्ता दिया बधाई के लिए, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में राजनीति में इतनी भी अनिश्चितता खेल नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि चाहत होती है, और नीतीश जी बड़े नेता है, और नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि वो देखते हैं कि कहाँ कितना महत्व उनको मिलता जा रहा है। मैं उसी चीज़ को कब जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ। आपने पूछा तो मैं वही बताना चाह रहा था कि नीतीश के साथ भी जो हुआ, और उनका तो नाम ही पलटू राम रख दिया गया है। तो क्या भरोसा कि वो 14 सीट जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, तो वो उसको भुलाना भी चाहेंगे। तो उस हिसाब से अब वो अपनी बात रखना चाहेंगे, नहीं तो सम्राट चौधरी जो उनके डिप्टी सीएम हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपने बताया कि सम्राट चौधरी से उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। ये अपने आप में थोड़ा चौंकाता जरूर है। मनोज पंडित, एक बहुत जल्दी में आपकी प्रतिक्रिया। संजय भाई, अब क्या ये तो अब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलने का मना कर दिया। अब ये तो पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इन बातों में, पर चूंकि नीतीश जी आए थे अभी दिल्ली, अब मिलके भी गए, सारी बातें हुई उनसे, तो लगता नहीं है कि वो कुछ ऐसा करेंगे। और अभी चूंकि हम लोग चल रहे हैं तो हमें लगता है कि हम लोग जो है सरकार
प्रॉपर तरीके से बनेगी और देश भी चाहता है कि मजबूत सरकार एक मजबूत तरीके से ही चले, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो ताकत है, जो उनके पास विचार हैं, जो उनके पास ब्लूप्रिंट है, वो किसी और के पास है नहीं। इनका आप देखिए ना, ठीक है उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ गई, चीजें रही, अब उसका क्या कारण रहे ये समीक्षा का विषय है और समीक्षा होती रहे, की जाएगी इसमें। विश्वेंद्र जी समझाइए अब आप, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जी जी कितना शुभ संकेत है इंडिया के लिए और कितना बीजेपी के लिए चेतावनी है? देखो, बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये चेतावनी है संजय जी। कारण क्या है, कल परसों भी मनोज पंडित जी ने बताया, कल परसों भी वो आए थे नीतीश कुमार जी। हो सकता है वो कुछ कहने आए हो, ऐसा वादा करने आए हो, अपने परिवार के बेटे को या किसी को मुख्यमंत्री बनाने का विचार चल रहा हो और मैं सेंटर में आऊं, वो सौदेबाजी करने आए, ये भी तो संभव है। नीतीश कुमार परिवारवादी आदमी नहीं है सर, आज हालात है पलटाबाजी। नहीं, लेकिन भाई उन्होंने, उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ना ही उस तरह के वो व्यक्ति मानते हैं संजय, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जैसे हालात है आज वो लाभ लेंगे, जो लाभ लेने वाले सबसे बड़े नेता है आज देश में, ऐसे हमें लगता है। आप देखना कुछ नया होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। चलिए ठीक है, मैं रोहित भाई आपके पास आऊँ। और एडवोकेट साहब, मुझे आपसे लंबी चर्चा करनी है और हरनाम जी आपसे भी करनी है, लेकिन पहले एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां अलहमरा हमारे साथ मौजूद है तमाम अपडेट के साथ। वहां क्या माहौल है इस वक्त, बताइए। देखिए, इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता है उसमें खासा उत्साह है, क्योंकि कल जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था उसमें कहीं ना कहीं निराश हो गए थे नेता और जो कार्यकर्ता थे, लेकिन आज एकदम से जिस तरीके से बढ़त हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेहनत रंग लाई है। देखिए, इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 35 सीटें ऐसी सीटें जिसमें जीत ऑलमोस्ट दर्ज है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता के मनमोहन जी हैं, उनसे पूछेंगे। मनमोहन जी, हमने आपसे शो भी बात करी थी, आपने कहा था 50-50 रहेगा, 50-50 रहा। देखिए, मैंने कहा था आपके डिबेट में, ये बात आया था एग्जिट पोल पे हम लोगों ने बात किया था और उसमें मैंने बोला भी था कि 50-50 रहेगा और लगभग आप देखिए कि आंकड़ा जो आया है एग्जिट नहीं, जो एक्चुअल जो काउंटिंग आ गया उसमें 50-50 पर है, जिसमें समाजवादी पार्टी लगभग 35-36 सीट पर है और कांग्रेस भी, और राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीत गए। रायबरेली अमेठी पे भी हमने बात की, मैंने अमेठी पे आपको बोला था कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। और इकरा हसन पर भी मैंने बोला था कि इकरा चुनाव जीतेंगी और सहारनपुर में 1 लाख वोट से आगे जाएंगे। इमरान मसूद नाम है शायद। तो वो सारी बात। ओवरऑल क्या लग रहा है, क्या परसेप्शन क्रिएट करें? नीतीश ने तो कह दिया सबके नीतीश। नहीं, देखिए बिहार में पोस्टर लग गए हैं सबके नीतीश, और इसमें गेम चेंजर नीतीश कुमार हो सकते हैं। और इसमें एक गेम चेंजर हो सकते हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें आई हैं और नीतीश कुमार के पास भी 15 या 16 सीटें हैं, ये 2 बड़े घटक हैं। यदि ये एनडीए से अलग होते हैं तो फिर 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीट्स आई हैं उससे आपको क्या लग रहा है? आप इनके गेंद इनके पाले में है क्या? देखिए, एक बड़ी बात तो बन गई है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सरकार का रास्ता जाता है, ये तो तय हो गया। और जो अभी तक के रुझान आए, हम लोग 3:30 बजे यहाँ खड़े हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग अब लास्ट मोमेंट पर नतीजे पहुँच रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा है कि 42 से 43 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अजय मिश्रा टेनी हार रहे। हाँ, अजय मिश्रा टेनी हार गए हैं, साक्षी महाराज जीत गए, हालांकि डिम्पल यादव 2.5 लाख वोट से जीत गई हैं। अयोध्या का जरा बताइए। स्मृति ईरानी को फैजाबाद 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। और किसने हरा दिया? किशोरी लाल ने। रामपुर जीत रही है समाजवादी पार्टी। तो ये मुरादाबाद, ये बेटे मतलब जो इससे जी, आपके पास फैजाबाद का अपडेट हो जाए, बताइए वहाँ क्या हाल है अयोध्या का? पूरब तक चले जाइए, बलिया में भी समाजवादी पार्टी। फैजाबाद का क्या हाल है? आपको क्या लग रहा था? अब तक अवधेश प्रसाद आगे चल रहे थे। अवधेश प्रसाद लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में है। क्योंकि वहाँ पर वो 12,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी चुनाव के बीच ही में बदल दिए गए थे, नरेश उत्तम जी 12,000 वोट से फतेहपुर में भी आगे हैं। तो साध्वी निरंजन को चुनाव हरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अयोध्या फैजाबाद सबसे बड़ी सीट कही जा सकती है और आप देख सकते हैं कि फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से जो ट्रेंड हो रहा था कल का एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो आज एग्जैक्ट पोल आया है मनमोहन जी। नहीं, देखिए ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं सवाल जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा था एग्जिट पोल को लेकर के, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यायपूर्वक एग्जिट पोल नहीं था। क्योंकि जो धरातल पे दिखाई पड़ रहा था, मेरे जैसे छोटे से एक पत्रकार को दिखाई पड़ रहा था और इतनी बड़ी टीम। आपको क्या लग रहा है अब की बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं डैमेज कर गया?
400 पार का जो नारा बीजेपी का था, उसने कहीं ना कहीं एक शंका जो पैदा किया दलित वर्ग में और अति पिछड़ों में, जिसको कि गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन लेके चला था कि संविधान को खत्म कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़े हुए लोगों को, जिनको संविधान में आस्था है या जिनको लगता है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो इशू कहीं ना कहीं जाकर के भारतीय फिर हम रुक करेंगे आपके पास अलमरा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कई पैनल में मौजूद है मेहमान। और एडवोकेट विजय शर्मा, अब आप समझाइए, क्योंकि देखिए घूम फिर के मामला उत्तर प्रदेश में आकर टिक जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हब सेंटर था और बीजेपी को इसी ने सत्ता में पहुंचाया भी था। अब जब फैजाबाद में जिस राम का नाम लेकर आप लोग बार बार बात कर रहे थे, उस राम की राजधानी में आपका यदि ये हश्र है जो दिख रहा है फिलहाल, हो सकता है बाद में कुछ और फाइनल राउंड में कुछ तब्दीली आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर जो ये रुझान है उसके अनुसार तो हमारा ये चिंता का विषय है, लेकिन अब इसके बाद में बैठेंगे, फिर विचार करेंगे और रिपोर्ट मंगाएंगे कि कहाँ कमी रह गई, किस कारण ये सब कुछ होने जा रहा है। दूसरा मैं बता दूं, ये कह रहे थे कि बीजेपी का नारा था 400 पार, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जनता की आवाज़ थी, जनता की तरफ से आवाज़ आई थी। आपने देखा जब बनारस में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तब उन्होंने कहा था कि जो 400 पार का नारा है वो जनता की तरफ से आया है। तो जनता ने छल लिया ना, क्लियर कर देना चाहता हूँ। और बाकी आप देखें 300 के आसपास तो हमारी अभी है ही। हरनाम सिंह जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ इको करिए। मैं कह रहा था कि अब जनता की आवाज़ थी वो, तो इस जनता ने ही तो आपको अभी 296 तक पहुंचाया है।